हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मृत्युंजय एकेडमी। और आप हैं अपने शिवांशु सर के साथ। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट समझ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की सारी बातें कर ली लगभग। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ठीक, तो तुरंत आ जाओ, उठाओ कॉपी पेन, लगाओ हेडिंग। बिना समय गवाए हुए हम क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके एग्जाम में भी अच्छी तरीके से पूछा जाता है। इसके कौन से केस पूछे जाते हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुमको डाइपोल और इलेक्ट्रिक दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरीके से फील कराते हैं। देखो डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है सबसे पहले हम तुमको ये दिखाते हैं, ठीक है, फिर इसकी परिभाषा जो कुछ है वो लिख लेंगे। देखो, अब तुमको अगर बहुत अच्छी तरीके से समझना है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो क्या करो कि तुम एक नमक का छोटा सा टुकड़ा लेकर के, बहुत छोटा सा नमक का टुकड़ा, जो तुम घर में टाटा साल्ट वगैरह जो भी लाते हो, एटसेट्रा डजंट मैटर उसका, आप कोई भी उसका जो सबसे एक पार्ट हो वो नमक आप लेकर के आओ। ठीक है, समथिंग मैंने मान लिया कि नमक का टुकड़ा इतना बड़ा है, मान लो। ठीक है, मुझे दिखाने के लिए तो यहाँ पे बड़ा साइज ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास तो नमक बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा नमक, बहुत छोटा सा नमक होगा। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा सॉल्ट है, सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट विच इज नथिंग बट NaCl। ठीक, अब ये प्योर NaCl नहीं होता, ये तो आप सभी जानते हैं, है कि नहीं? लेकिन अपन NaCl मान करके चलते हैं। अच्छा, अब मेरे बच्चों बात को ध्यान सुनो। अपन अगर इसको जूम करते हैं या इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, इस नमक के, ये जो नमक का टुकड़ा है इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अभी ये किस फेज में है? ये सॉलिड फेज में है। अभी ये किस प्रारूप में है? सॉलिड, यानी कि ठोस अवस्था में है। और हम लोग इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? बेसिकली मैटर है ये। ठीक है, कोई खास बात नहीं, ये क्या है? मैटर है। अच्छा, जब हम इसके अंदर जूम करके जाने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ मिलता है। ठीक है, कह सकते हो एक लैटिस टाइप का स्ट्रक्चर है, जो कि मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा सॉलिड स्टेट में। खैर, मैं इसे सिंपल तरीके से इस टाइप से बना लेता हूं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। हम इसमें क्या देखते हैं? हम इसमें ये देखते हैं कि Na+ और Cl- के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। चलो आओ, तुमको सही दिखाई देता हूं। जब इसके अंतर्गत हम लोग जाते हैं तो हम ये देखते हैं Na+, Cl-, ऐसे Cl-, Na+, फिर दैट इज द मीनिंग Na+, Cl-, मेरे कहने का मतलब है ऐसे बहुत से हैं। अब ये क्या, देखो इस चीज को, एक को फील करो। ये जो एक है ये हमारा मॉलिक्यूल है। ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है, यानी कि अणु है। मॉलिक्यूल यानी कि अणु है। अब और इसके अंतर्गत आप जूम होकर के जाओगे तो आपको Na+ का आयन दिखेगा। ये सोडियम का आयन है। ये सोडियम का क्या है? आयन है। ऐसे फिर और अंदर जाओगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दिखेंगे। खैर, ये तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस चीज को समझाना चाहते हैं। समझ रहे? इस चीज को समझो, इसको थोड़ा सा और खींच के बाहर लेकर के आओ। जब बाहर लेकर के आओगे तो ध्यान से देखो, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि ये Na+ और ये Cl- है। ठीक है, इस एक तरफ क्या है? इसको ऐसे करके देखो, एक तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, अच्छी बात यह है बच्चों, इस पे जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इस पर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। इसको यही तो हमारे लिए डाइपोल की खास बात है, समझे? अच्छा, तो हम बोलते हैं कि क्या खास बात है? सेम चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, समान परिमाण का आवेश है, बट डिफरेंट इन नेचर। यानी कि कैसा? विपरीत है। ये धनात्मक है, वो ऋणात्मक है। ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है। समझ रहे हो बात को? लेकिन इक्वल है। अगर ये 2 कूलाम होगा तो ये भी 2 कूलाम होगा। अच्छा, अब यार बात मेरी जरा ध्यान से सुनोगे। नमक का कितना छोटा सा टुकड़ा था, कितना छोटा सा नमक का टुकड़ा था, उसके अंदर मैंने तुमको डाल दिया। वहां तुम जब अंदर जाकर के देखते हो तब तुम्हें Na+, Cl- का क्या दिखते हैं? मॉलिक्यूल्स दिखते हैं। उस एक मॉलिक्यूल पकड़ो, कितने मॉलिक्यूल होंगे? बहुत अच्छी तरीके से आप उसमें पढ़ाए मूल कंसेप्ट में 6.023 × 10⁻23। अब डिपेंड करता है आप कितना मास लेते हो, वो सारी फैक्टर है, वो अलग की बात है। मेरे कहने का मतलब है इतने सारे मॉलिक्यूल्स में से किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ना है
और उस मॉलिक्यूल के अंदर जाकर के देखना है, उसमें हम जाकर के देखते देखते एक तरफ साइड में प्लस है और साइड में नेगेटिव साइन है, ये प्लस और ये माइनस, इसी को बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव। विद्युत का मतलब तो आप बड़ी अच्छी तरीके जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस का खेल हो रहा है, और द्विध्रुव का मतलब क्या? इसमें दो डबल कह सकते हो पोल है, डबल पोल, डबल पोल डाइपोल, डबल पोल से क्या बन गया? डाइपोल। समझे? मोनोपोल, डाइपोल, ट्राइपोल, टेट्रापोल, पेंटापोल, समझ रहे हो? ऐसे ही डाइपोल, तो एक ये पोल और एक ये पोल। ध्यान से एक बात मेरी ध्यान से सुनो, इस चीज को यहां भी बहुत अच्छी तरीके से समझो। मैं फिर कह रहा हूं, इस चीज को यहां भी बहुत अच्छी तरीके से समझो। जब मैग्नेटिज्म इन मैटर समझाऊंगा, समझे? मैटर इन मैग्नेटिज्म समझाऊंगा, मतलब कि क्या पदार्थ में चुंबकत्व का गुण कैसे होता है, ठीक है, वहां पे मैं फिर इसी चीज को समझाऊंगा और मैं कहूंगा कि देखो आज के लेक्चर में मैंने ये चीज समझाई थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे बच्चों एक चीज बताओ, इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच की दूरी कितनी होगी? यहां की डिस्टेंस कितनी होगी? कितनी डिस्टेंस होगी? बहुत छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी। अरे यार, जब नमक का टुकड़ा इतना छोटा सा है तुम्हारे सामने, इतना छोटा नमक का टुकड़ा है, उसके अंदर तुम पैक हो गए हो और यहां पर दूरी देख रहे हो, कितनी दूरी होगी? क्या 2 मीटर दूरी होगी? दूरी तो बहुत छोटी होगी ना। इस डिस्टेंस को हम लोग बोल दिया 2l। इस डिस्टेंस को अपन ने क्या बोला? 2l, सिंपल 2l। ऐसा क्यों बोला अभी मैं समझाता हूं। इस वजह से इसको बोला गया 2l, जिससे कि जब हम आगे चल के डेरिवेशन वगैरह करेंगे और भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में जानेंगे, तो वहां पे 2l रखने से कह सकते हो इक्वेशन जल्दी आ जाती हैं, फॉर्मूले जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। सिर्फ सिंपलिसिटी के लिए हमने 2l लिखा, बाकी कोई खास बात नहीं है। अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे तुमको दिया ही जाएगा ना कि इसकी दूरी कितनी है, ये कितनी नहीं है, ठीक। इस चीज का ध्यान देना। अब मुझे सिर्फ एक बात बताओ, ये 2l कितना छोटा होगा? कितना ज्यादा छोटा होगा? बहुत छोटा होगा। ये जो होगा ये नैनोमीटर या फिर माइक्रोमीटर में होगा, समझ रहे हो? नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में होगा। इतना भी लिख देंगे ना तब भी तुमको ये लकीर दिखती है, समझ रहे हो? जैसे मान लो एक ये लाइन है, इसका आप नाप सकते हो कि ये कुछ मिलीमीटर में होगी, इसको भी नाप सकते हो कुछ मिलीमीटर में होगी। जब इतना कर देंगे, इतना बिल्कुल पॉइंट, इसको कहां से नापोगे? मिलीमीटर में। और इससे भी छोटा नमक का टुकड़ा होता, उसके अंदर जाकर के हम तुमको ये चीज समझाना चाह रहे हैं, समझ रहे? नमक के बिल्कुल अंदर जाकर के तुम इस चीज को समझ रहे हो, तो समझो वो क्या हो सकता है या कितना डेप्थ की कहानी है। तुमको डीप में जाकर के समझना होगा इस केस को, तभी तुमको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो ठीक, ये कहानी समझ में आई। इस चीज को ही इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, समझे? इस चीज को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इसको साइड में बनाओ, इसमें लिखो यहाँ पे भैया ये नमक है, नमक के अंदर गए हैं, फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर इन दो को उठा करके देखा है, यहां पर दोनों में समान आवेश यानी कि सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन नेचर, ठीक है। और जो डिस्टेंस है कितनी छोटी? बहुत छोटी। यहां लिखोगे साइड में, यहां लिखोगे बहुत छोटी, जिससे दिमाग में घुसा रहे कि यहां की जो दूरी होती है बहुत छोटी होती है, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात, इसको बनाओ। इसके बाद तुमको हम समझाते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखना चाहो तो लिख लो, इसमें कोई खास बात नहीं है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट इन नेचर के चार्जेस होते हैं और बहुत ही छोटी दूरी पर रखा होता है। एक्चुअलिटी में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल होता है। भाई जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव है, तो न्यूट्रल ही तो होगा। नहीं समझे बात को? अगर मैं कहता हूं मुझे टोटल चार्ज बताओ, टोटल चार्ज, तो जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तो कट करके कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना रहेगा? 0। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। कोई खास बात इसमें, ऐसी कोई बात जो बताने लायक हो? ठीक, कोई बताने वाली लायक नहीं, बहुत अच्छी बात, मैं रफ कर रहा हूं। ये बात समझ में आई? तो तुमको ये समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब समझो, इलेक्ट्रिक डाइपोल का साइज ऐसा नहीं है कि सेम ही होगा, डिपेंड ऑन द कह सकते हो कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच के डिस्टेंस। अगर मान लो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच के डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेचर भी बदल जाएगा, अलग अलग नेचर होगा। खास बात हमने देखा कि क्या जो पॉजिटिव और निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, समान आवेश है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है? बहुत ही लीस्ट डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस है। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है या नहीं। बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिकली कैसा है? ये इलेक्ट्रिकली कैसा है? न्यूट्रल है, ठीक है। विद्युत उदासीन है, ठीक, विद्युत उदासीन है। टोटल चार्ज कितना है? नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0,
ठीक है, नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? यही तो खेल है, यही तो तुमको समझना है। अगर इस डाइपोल के पास नेट चार्ज यानी कि कुल आवेश शून्य है, जीरो है, तब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? इसी को आज के लेक्चर में पता करना है। तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये हम पता करने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलो बहुत अच्छी बात, हटाते हैं इसको भी। तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल तरीके से बता दो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होते हैं, बट नेचर उनका कैसा होता है? डिफरेंट होता है। एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, और बहुत ही लीस्ट, बहुत ही छोटी सी दूरी पर रखे होते हैं, और ऐसा कोई सिस्टम बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, बाकी कोई खास बात नहीं, बाकी आप समझो। इसमें एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसमें तो मुझे अच्छा खासा बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट और आघूर्ण का मतलब आप समझ चुके हो। क्लास 11th की क्लास में जब 11th आपको पढ़ाया गया होगा तो वहाँ भी समझे होगे। हालांकि मुझे तो लगता है 11th पता नहीं, भगवान जाने ध्यान भी है तुमको कि नहीं ध्यान है। खैर, बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। फिर मैं समझो, यहाँ पे बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वहां मैं समझाऊंगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। कहाँ पे? आगे मैग्नेटिज्म इन मैटर में जो चीजें यहाँ पे समझाई जा रही हैं यही सारी फिर आगे आने वाली हैं, तो यहीं पे मैं ज्यादा बोलूंगा, आगे चल के ज्यादा बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, अगर आप सीरीज से देख रहे हो। खैर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताएगा कि डाइपोल की स्ट्रेंथ कितनी है, डाइपोल कितना ताकतवर है, डाइपोल के अंदर दम कितनी है, डाइपोल की पावर कितनी है। सिर्फ इसी चीज को हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझाता है। क्या समझाता है? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे पी से प्रदर्शित करते हुए ये कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। समझे? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यानी कि Q इंटू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन द चार्जेस यानी कि 2L, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है तो P पर वेक्टर लगेगा, 2L पर भी वेक्टर लगेगा। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं उसको? विद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। चलो अब इसमें एक चीज और समझानी है। अब मान लो कि ये तुम्हारा एक पॉजिटिव चार्ज है और ये तुम्हारा एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये कैसी है? वेक्टर है। तो वेक्टर में क्या होती है? डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन की बात की जाए तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इस चीज का बच्चों ध्यान देना। मैं लिख देता हूं, इन फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में EDP बोल दूं, कोई दिक्कत? सॉरी, EDM, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ EDM इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसे नोट कर लेना भैया, ये तुम्हारे काम की चीज है। ठीक है, भौतिकी शास्त्र यानी कि भौतिक विज्ञान में जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो हमारी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, लेकिन केमिस्ट्री में जस्ट अपोजिट। इन केमिस्ट्री वाइस वर्सा, समझे? जस्ट अपोजिट। जो केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में हम लोग पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं और फिजिक्स में हम लोग नेगेटिव टू पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप फिजिक्स का क्वेश्चन लगाओगे, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का क्वेश्चन लगेगा, तब आपको डायरेक्शन कहां से लेनी है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन लेनी है, और केमिस्ट्री में आपको पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन लेनी है।
ठीक है, हालांकि ये चीज आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाई भी गई होगी, जब आप देखे होगे H+Cl- ऐसे करके डायरेक्शन लेते थे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस टाइप से हम लोग कुछ एरो बनाते थे, कुछ याद आया? जैसे यहां पर फिजिक्स में इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं और केमिस्ट्री में इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ध्यान आ गया होगा। ठीक, इसकी छोटी मोटी यूनिट भी पता होगी तुमको, डीबी होती है, समझे? ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं। और अगर इसका डायमेंशन निकालोगे तो डायमेंशन मैं बता देता हूं, LTA होगी, ठीक है, सिंपल तरीके से दिख रहा है, इसकी L हो जाएगी, इसकी AT होती है तो LTA हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें निकालो, यूनिट निकाल लो, कूलाम मीटर होगी, इसकी कूलाम, इसकी मीटर, यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम मीटर। अब मुझे कुछ बताने की आवश्यकता, इतनी बातें मैंने कर ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चल भाई, अब इसमें हम छोटी सी बात और बताना चाहूंगा। देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की कहानी समझ में आ गई। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या बताएगा? ताकत को बताएगा। और ताकत कैसे पता चलेगी कि भाई कितना चार्ज है दोनों पर? ताकत कैसे पता चलेगी कि कितना चार्ज है दोनों पर और उसके बीच के डिस्टेंस कितने, उससे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या? ठीक है, इतनी बात चमक गई, बहुत अच्छी बात। चलो अब हम देखते हैं कि दो टाइप के हमारे पास डाइपोल होते हैं, समझे? कैसे? इसको मैं एक अच्छे एग्जांपल से मैं तुमको समझाता हूं, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें कहानी समझ में आएगी। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जो एटम है, जो क्या है? परमाणु है, ठीक है। परमाणु में यहां पॉजिटिव चार्ज होता है और यहां इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, ध्यान सुनो, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इस टाइप के। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो मुझे ये बताओ, पॉजिटिव यानी कि ये क्या है? न्यूक्लियस है हमारा और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, क्या ये किसी प्रकार का डाइपोल बना पा रहा है? देखो ध्यान से, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, भैया जितना पॉजिटिव प्रोटॉन में उतना ही पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में, तो ये तो डाइपोल बनाता है, ठीक है, ये तो डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये। अच्छा, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है तो बन गया। अगर हीलियम की बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, और किन्हीं चीजों की बात करो, तो उनमें तो इलेक्ट्रॉन तो डिस्पर्स्ड मैनेज में रहते हैं, यानी कि फैले होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, मतलब इधर उधर कहीं भी डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं। तो क्या वो इलेक्ट्रिकल डाइपोल होगा? क्या वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा? क्या मीनिंग है, मैं समझाता हूं। देखो देखो, उस चीज को भी मैं तुमको दिखाता हूं अच्छी तरीके से। जैसे मान लो कि एक एटम, मैं तुमको इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं उसका, ठीक है। मान लो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमको पता है भैया Z बराबर P बराबर A, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पता होगा तुम लोगों को। जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतना ही परमाणु क्रमांक, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि अगर मान लो इसमें 4 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है भैया, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? तो मैंने कहा कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन 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 बना रखे हैं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, समझ रहे हो बात को? ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैं अगर यहां का पूछता हूं इलेक्ट्रिकल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा, तो यहां का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वो होगा 0, शून्य। यहां का इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होगा? 0, क्योंकि यहां पे डाइपोल की कोई कनेक्शन या कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही होगी। अगर देखो कैसे नहीं बन रही, इस चीज को भी बड़ी अच्छी तरीके से समझा सकता हूं। अगर देखो यहां पे देखो, मैं दूसरे रंग का मार्कर यूज करता हूं समझाने के लिए। देखो निगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन ये, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन ये, देखो इन दोनों ने इसको काट दिया। नेगेटिव से पॉजिटिव की डायरेक्शन ये और नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन, देखो इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। देखो 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 देखो, तो इसी वजह से जो यहां का P निकलेगा क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, यहां क्या है? यहां पे अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे मैंने किसी भी प्रकार का विद्युतीय क्षेत्र नहीं लगा रखा है। अच्छा, एक केस दिखाते हैं, मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये E वेक्टर, ठीक है, दिख रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, अब देखो, अब क्या होगा जब इस वाले एटम को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस एटम को उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब हम कुछ इस टाइप से देखते हैं, ठीक है, कुछ इस टाइप से सिनेरियो देखते हैं और हम देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइडेड हो चुका है और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साइडेड हो चुका है, समझे?
अब इसमें देखो, सॉरी, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर चला जाएगा, माय मिस्टेक, नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सर क्यों हुआ? बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर भाग रहे, इधर भाग रहे, दैट्स द मीनिंग यहां पे पहले से ही क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, तभी तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती तो फिर पॉजिटिव चार्ज उधर होता, या फिर ऐसे मान लो कि नेगेटिव चार्ज इधर होगा, या फिर ये मान लो नेगेटिव चार्ज इधर होगा, तभी तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बना पाओगे। समझ रहे हो बात को? अगर नेगेटिव इधर है तो इसकी तरफ पॉजिटिव खींचेगा कि नेगेटिव खींचेगा? सिंपल सी बात है, ये तो बचपन में सिखा रखे हैं। तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव खींचेगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव खींचेगा। इसी वजह से मैंने वो अंदर डायग्राम गड़बड़ हो गया था, उसी को सके। खैर, दूसरी बात, अब मतलब समझो, इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली, क्या इसकी डायरेक्शन ये होगी, ठीक है। यहां पर इसकी इतनी डायरेक्शन बन गई थी जो आपस में कट गई, कटने की वजह से इसका डाइपोल मोमेंट क्या आया, 0 आया। यहां पर क्या हुआ, एक फिक्स्ड रेशियो में डाइपोल मोमेंट बना, सारा का सारा नेगेटिव चार्ज, जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इलेक्ट्रॉन खिंच करके इसी में आ गए। ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, समझ रहे हो, जो इधर डिस्पर्स्ड मैनर में इलेक्ट्रॉन थे वो सारे खिंच करके एक ही जगह पर आ गए। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसी में हैं और पूरा पॉजिटिव चार्ज हमारा उधर चला गया। इस कंडीशन को बोलते हैं पोलराइजेशन, यानी कि ध्रुवण। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं थी तब क्या हमारा जो परमाणु है या जो एटम है या जो मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उसमें था? नहीं था। अगर P 0 है तो इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बेकार है, कोई स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ इसकी 0 है। अगर हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, फिर चेक किया तो हमने देखा उसमें कुछ P आता है, समझे, उसमें कुछ P आ रहा है, यानी कि ये कहानी बनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट में पोलराइजेशन हो जाता है, सॉरी, मॉलिक्यूल या एटम में पोलराइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन जाता है। कोई संकोच वाली बात, कोई दिक्कत, कोनो दिक्कत नहीं, समझ में आया? बहुत अच्छी बात। अब सुनो, अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं, अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होती है तो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं। समझे बात को? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं। जैसे अब हम इनको ऐसे करके बोलेंगे कि अनपोलराइज्ड मॉलिक्यूल और पोलराइज्ड मॉलिक्यूल। अध्रुवित अणु, ध्रुवित अणु, यानी कि नॉन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड, जो भी बोलना चाहूं मैं, नॉन लिख देता हूं, नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। यानी कि नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल का मतलब उनका पोलराइजेशन नहीं है, समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा गया होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल में दिखा रहा हूं, जैसे CH4, ये क्या है, मीथेन है, और आप O2 गैस ले सकते हो, H2 गैस ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले सकते हो। ये सारी चीजें कैसी हैं, ये सब नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल हैं, अध्रुवित अणु हैं। इन सभी का जो डाइपोल मूवमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। इन सभी का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो 0 आएगा। हाँ, बेसिकली अगर इनमें से किसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे, मे बी चांस है कि हो जाए, मे बी चांस है कि ना हो, वो दोनों कंडीशन है, ठीक है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हम देखेंगे ध्रुवित अणु, यानी कि पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है, पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, ध्रुवित अणु। ये कैसे होते हैं? ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे HCl, NaCl, KCl, बहुत से एग्जांपल हैं, कितने एग्जांपल लोगे, H2O, ठीक है। ये सभी, इन सभी में डाइपोल मोमेंट होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन नॉट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह सकते हो इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा वर्ड ये है, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द मीनिंग। इनमें चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, ये भैया पहले से ही पोलराइज्ड हैं, और पोलराइज्ड होने की वजह से इन सभी की P की वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ ना तो कुछ होगा, 0 नहीं होगा। तो यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं कि 0 नहीं होगा, कुछ ना तो कुछ होगा। सिंपल सी बात है भाई, HCl, H+,
Cl माइनस इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ ना तो कुछ P होगा, ठीक, समझ गए ना बात को। तो इन सभी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इनमें से किसी का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें भी इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें भी इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत, कोई संकोच वाली बात? ठीक है, इतना नोट करो। इनको हम बोलते हैं पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, ये है हमारे लिए नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। ये अध्रुवित अणु हैं और ये हमारे ध्रुवित अणु हैं, ठीक है। ये चीज जरूरी है, आगे तुमको काम देगी। चलो इसको नोट करो, इसके बाद हम छोटी सी बहुत छोटी मोटी चीजों को भी कंप्लीट करते हैं। नोट करो, इसे भी नोट करो भैया, हटाए, ठीक है, हटाए, इसको भी हटाए, कोई दिक्कत? देखो एक डीबी कितना होता है, एक डीबी क्या है, यूनिट है, 3.3 इंटू 10 की पावर -30, ये ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं। 1 डीबी 3.3 इंटू 10 टू द पावर -30, कितना? कूलाम मीटर, ठीक है। मे भी यूज करने की जरूरत पड़ जाए कहीं पर, तो नोट कर लेना, 3.3 इंटू 10 की पावर -30, ठीक है, कूलाम मीटर। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सर निगेटिव से पॉजिटिव ही क्यों डायरेक्शन ली जाती, मान लो ऐसा क्वेश्चन हो, तो ये सिर्फ समझ लो कि जैसे क्या कहानी है ना, मतलब आप जैसे ये भी कह सकते थे कि सर देखो जब केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो वहां तो हमको बिल्कुल क्लियर रहता है कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, समझे, इलेक्ट्रॉनों का आवागमन हुआ है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, तो हमने बताया कि भाई ऐसा होना चाहिए। यहां उल्टा क्यों लिया गया? तो ऐसा कोई मतलब फिक्स कोई नहीं है, कोई मतलब फिक्स रीजन नहीं है कि इस रीजन की वजह से ऐसा लिया गया, बस लिया गया, समझे बात को। पढ़ो तो तुम भी पढ़ो, ठीक है, मतलब कोई फिक्स रीजन नहीं है, कोई एक फिजिकली रीजन नहीं है कि भाई ऐसा होना चाहिए कि इसको नेगेटिव से पॉजिटिव हो, ठीक है, समझ गए ना बात को। चलो, लेकिन केमिस्ट्री में फिक्स रीजन है। अब सभी यही पढ़ते हैं, तुम्हें भी यही पढ़ना पड़ेगा, या फिर तुम आगे बढ़ो, कुछ नया खोज के रख दो, तब तो अच्छी बात है। कुछ नया बताओ कि इस वजह से या इस वजह से या इस वजह से या इस वजह से, है कि नहीं। चलो इसके बाद हेडिंग लगाओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity of electric field due to intensity of electric field due to an electric dipole, intensity of electric field due to an electric dipole। इसमें भी दो टाइप की कहानियां हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत लिख लो, यहां पे लिख लो, अरे यार लिख दे रहे, चलो हम ही लिख दे रहे, तुम लोग क्यों मेहनत करोगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बेसिकली इसमें हमको यह समझना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र कितनी तीव्रता बता सकता है या बना सकता है। इसमें भी दो केस हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड, दोनों को चलो अपन देखते हैं, ठीक है। इसको हटा दे रहे, हेडिंग लगा लो क्योंकि हमें ज्यादा जगह मिल सके। हेडिंग अपनी लगा के रखा करो भैया कॉपी वॉपी पे। चलो आओ देखो, केस फर्स्ट की मैं चर्चा करता हूं। केस फर्स्ट में हम कहां निकालेंगे, ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। किस पोजीशन पर? ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन भी इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, सॉरी एक्सियल, पहले एक्सियल पर निकालेंगे, एक्सियल या फिर इसी को एंड ऑन एंड पोजीशन भी कहते हैं, एंड ऑन एंड पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल और एंड ऑन एंड पोजीशन, टेन ए पोजीशन भी इसको कुछ लोग बोलते हैं, खैर उससे अपना कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, ठीक है। अच्छी अथवा अनुदैर्ध्य, ठीक, अच्छी अथवा
अनुदैर्ध्य पोजीशन पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है। एक्सियल मतलब अच्छी है, मैंने बताया था ना पिछले चैप्टर में कि एक्सियल मतलब क्या, अच्छी है, ठीक है। एक्सियल का मीनिंग क्या है, चलो देखो कराते हैं एक करके। अब ध्यान से देखो, समझो तब तुम्हें समझ में आएगी बात। ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। कहां होगी भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। क्या कहां होगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहां होगा, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस कितनी होगी, 2l। डिस्टेंस कितनी होगी, 2l। अब ध्यान सुनो, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को उठा करके रखा। कितना छोटा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैंने तुमको दिखाया, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से हम, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऐसे मानो, इसको हटाते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, और इससे हम इस इधर ऐसी पोजीशन पर, या तो इधर या तो इधर, कहीं भी निकालो जहां तुम्हारा मन हो। अभी अपन ने इधर बनाया है तो इधर ही निकालेंगे, ठीक है। यहां पे किसी भी बिंदु पर, किसी भी पी बिंदु पर हम पता करना चाहते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मतलब ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना पा रहा है, और बनाएगा भी नहीं बनाएगा ये भी पता चल जाएगा। भाई ये तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, हम ये भी चेक कर लेंगे कि बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्या पता जीरो बन जाए, क्या पता बन ही ना रही हो। तो ये सारी बातें हम पता करते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि भैया इसी को बोलते हैं एक्सियल स्टेट, समझे, अनुदिश, इसी की दिशा में एक्सियल स्टेट। चलो, मैंने कहा कि इस P बिंदु पर पता करना चाहते हैं, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं कितनी होगी। अब फिर ध्यान से सुनो, मुझे बताओ कि ये जो 2l लेंथ है, क्या ये बहुत छोटी हुआ करती थी किसी जमाने में? जिस जमाने में हमने तुमको समझाया था कि ये 2l लेंथ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं बताया था कि 2l लेंथ कितनी छोटी होगी, बहुत 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 छोटी है। नमक के टुकड़े के अंदर जाकर के देखो भाई कितनी छोटी है 2l, बहुत छोटी है कि नहीं है, ठीक है। अब उससे हम बाहर निकल करके कुछ r दूरी मानेंगे तो डेफिनेटली बात है कि r बड़ा होगा। अब ध्यान सुनो, इसका अपन मिड पॉइंट लेते हैं, यहां से इस जगह से मैं नापता हूं। मैंने कहा कि ये, इसको मैंने बोला ये r दूरी है, ये क्या है, ये r है, ठीक है। समझो, देखो जो हमारा डाइपोल होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, हम इसको अगर कहीं भी इसकी जो डिस्टेंस का मेजर करते हैं उसके मिड पॉइंट से करते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर एक ऐसी कहानी होगी जो न्यूट्रल पॉइंट को दर्शाती है कि नहीं भाई? यही तो, इसका मैंने रिप्रेजेंटेशन तुमको दिखाया था, उसमें क्या कहते हैं, जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे थे वहां पे मैंने तुमको दिखाया था कि पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर ई जो हमारी आया था वो क्या आया था, जीरो आया था इस मिड पॉइंट पे। तो यहीं से हम चीजों को नापना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो ये आर है। अब सिर्फ इस धनात्मक आवेश और पॉजिटिव वाले के लिए मुझे बताओ कि यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। नाम दे देता हूं, इसको अपन नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 2 सिर्फ नाम इस वजह से दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो तुमको। चलो, 1 वाले की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, ये जो 1 है इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बन रही होगी। ये तो बहुत अच्छी तरीके दिखाया भाई, पॉजिटिव है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इधर बनेगी, सिंपल सी बात है। चलो, कितनी बनेगी, E1 नॉर्म दिया। अब इस वाले की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या पीछे की ओर होगी। ये चीज मैंने प्रीवियस में बहुत बढ़िया तरीके से दिखा रखा है, तो अब कंफ्यूज मत हो ना 1% कि पीछे कैसे गया, आगे कैसे गया। इसको क्या अपन E2 बोलेंगे। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बाहर की ओर बनेगी, चूंकि ये नेगेटिव है तो अंदर की ओर बनेगी। अगर ये भी पॉजिटिव होता तो उसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही होती। अगर ये नेगेटिव है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इधर साइड होगी। ये E1 है और ये E2 है। बात सुन, कुछ बचपन में सिखाया गया था क्या कि E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। ये जितना ज्यादा होगा ये उतना कम होगा। अब मुझे बताओ R किसका ज्यादा है। एक ये दूरी है और एक ये दूरी है। देखो ध्यान से देखो ना, एक ये है और एक ये है। ये वाली दूरी में E1 आता है और ये वाली दूरी में E2 आता है, तो बस बात ही खत्म। हमें तो यहीं से पता चल गया कि E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है E2 से। E1 की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है E2 से। इसका कंसेप्ट आगे भी आएगा, मैंने यहीं पे तुमको थोड़ा सा बता दिया। चलो, अब आते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं E1 की, फिर चर्चा करेंगे अपन E2 की। चलो आओ, पहले बात करते हैं E1 की। E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां का चार्ज इस वाले के लिए निकाल लो, इस पर भी Q है, इस पर भी Q है, ठीक है।
तभी तो डाइपोल बनेगा। गड़बड़ कर दोगे तो कहां डाइपोल बनेगा भाई? सेम चार्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहां पे मैंने लिया Q अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां। अब देखो यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, ये कितना है, R है, ये कितना है पता नहीं, ये निकालना है, ये R है। ठीक, ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, समझ में आएगा। ये R है और ये निकालना है, तो मुझे बताओ कि ये कितना है यहां से यहां, ये क्या L है, और ये देखो ये क्या L है, तभी तो भैया L और L 2L हो जाएगा। इतना पता है, इतना निकालना है, कैसे निकालोगे? इतना कितना है, R प्लस L, यानी कि ये देखो ध्यान से देखो, ये R है और इतना L है, ये निकालना है। तो क्या करोगे, इतने में से इतना घटा दो, इतने में से इतना घटा दो, पता चल जाएगा। इतना R है, इतना L है, यानी कि R माइनस L कर दे, तो ये दूरी कितनी होगी, R माइनस L। ये डिस्टेंस कितनी होगी, R माइनस L। और ये कितनी होगी अगर इस पूरी की बात की जाएगी? इसको यहां से हटाते हैं। अगर यहां से लेकर के यहां तक की मैं बात करूंगा तो इतना R इतना और L, यानी कि R प्लस L, R माइनस L, R प्लस L। समझ गए? इसमें तो कोई तुम्हें कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो अब बात करते हैं E1 की। अब बात करते हैं E1 की। चलो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कौन सी दूरी, ये वाली, क्योंकि E1 किसकी वजह से बना है, इसकी वजह से E1 बना है, इस वाली वजह से E1 बना है। और दूरी कितनी है, R माइनस L। भैया मेरे इतनी दूरी कितनी है, R माइनस L, तो क्या लिखेंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर। हमारा फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और कितना है, R माइनस L। चलो ठीक, अब मुझे E2 बताओ, अब मुझे E2 समझाओ, E2 कितना होगा। ध्यान से देखो, E2 क्या इसके वजह से बना था, E2 क्या इसकी वजह से बना था, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी, R प्लस L है, तो यहां लिख लिया R प्लस L का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो ये क्या कर जाएगा, घट जाएंगे। E1 वाले से E2 को घटा सकते हैं। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो कि भाई कैसे क्या है, तो अपन तुमको एक वेक्टर का, ये वेक्टर ही तो है, ये E1 वेक्टर E2 वेक्टर, वेक्टर सॉल्व करने का मेथड समझाए कि नहीं समझाए। दो वेक्टर को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, अगर मुझे यहां दो वेक्टर को सॉल्व करना है, यानी कि इनका रिजल्टेंट पता करना है, तो कैसे पता करोगे, R इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, किसमें, रूट में। तो इसको ऐसे कर लो, यहां लगाओ अंडर रूट, इसको लिखो E1 का स्क्वायर, इसको लिखो E2 का स्क्वायर प्लस इसको लिखो 2E1 E2 cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा कितना है, ध्यान से देखो, इस पूरे का एंगल कितना है, 180 है, 180 डिग्री है, तो यहां पे 180 लिखोगे कितना हो जाएगा, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये इसमें फिर सॉरी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, समझे। तो यहां पे -1 आ जाएगा। अब देखो रूट हटाओ, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो E स्क्वायर इज इक्वल टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर माइनस cos 180 यहां पे रखोगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस यहां आ जाएगा 2E1 E2। ध्यान से देखो, ये फार्मूला A का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का माइनस 2AB है, ये फार्मूला क्या A माइनस B का है, E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, E का स्क्वायर। देख स्क्वायर ने स्क्वायर को मार दिया, तो E क्या हो गया, E1 माइनस E2 आया। आप चाहो तो अपने पुराने वाले फंडे से चले आओ, आप चाहो तो जो मैंने समझा उससे आओ, दोनों बातें बराबर है। मैं सिर्फ उसको समझाने का तरीका समझा रहा था, बाकी कोई खास बात नहीं है। इसको अपन हटाते हैं, ठीक है, इसको अपन हटाते हैं। चलो आप तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, तो भैया देखो E क्या होगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा, घटा दो, E1 कितना है, इतना है, E2 कितना है, इतना है, तो यहां लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है, E के बराबर है। ठीक है, ये सेगमेंट किसके बराबर है, E के बराबर है। देखो क्या कॉमन आ रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, उसको बाहर निकाल लो, तो मैंने लिखा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है ना ये चीज। ठीक है, हाँ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ करना ही नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी, लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इधर गया, ये इधर गया, और इधर जाएगा तो खुल जाएगा, डायरेक्ट कर दें,
अगर इधर जाएगा तो खुल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ये उधर जाएगा। अब ध्यान से देखो, मैं साइन को भी बदल दे रहा हूं, ठीक है, ये उधर जाएगा, खुलेगा, क्या होगा आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस का 2RL, और माइनस के साइन की वजह से सारे साइन बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 2RL। समझ भी पाए कि सब तोता उड़ गया, कुछ पल्ले पड़ा। ये इधर जाएगा खोल दो, ये उधर जाएगा खोल दो, और उसमें नेगेटिव का साइन सब में लग जाएगा। आर स्क्वायर एल स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर मर गया। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, ये कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं तुमको एक फार्मूला दिखाऊं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको अगर खोलोगे तो ये कैसे खुलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे तो खुलेगा जा करके। समझ रहे हो बात को। और क्या 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 ये सेगमेंट कुछ इसी टाइप से नहीं दिख रहा है, क्या ये तुमको कुछ इसी प्रकार से नहीं लग रहा है, समझे। या फिर अब देखो, जैसे इसको तुमने खोला, ये बना, इसके साथ भी स्क्वायर जाएगा, इसके साथ भी स्क्वायर जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चमकी बात। तो ये ऐसे तो कुछ लिखा हुआ है, समझे। तो अपन इसको सीधे सॉल्व कर लेते हैं, खोकट नहीं करते हैं। ठीक, यहां पे बचा 4RL और यहां पे ये मतलब ये 2RL प्लस 2RL जुड़ जाएगा और नीचे ये वाली चीज उसी तरीके से हो जाएगी। तो इसको मैं यहां पर दिखा देता हूं। क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही चीज आ जाएगी यहां पर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पर बना लो पहले, तो इसको पहले यहीं पर बना लो, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, बात खत्म करो। इस चीज को पहले यहाँ इतनी चीज नोट कर लो, जिससे हम रफ करके इसको थोड़ा सा सही कर चुका है। ठीक है, ये नोट कर लो, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस सेगमेंट पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सिंपल सी घड़ी लगानी, घड़ी लगाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम रफ कर दें जिससे कि जगह खाली मिले। ठीक है, इसको भी हटा दे रहे हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करो, आंसर आएगा। ठीक, अब देखो इस सेगमेंट को यहां लाते हैं। अब देखो इस चीज को देखना ध्यान से, देखो ये 4RL को क्या मैं 2QL लिख सकता हूं? अरे यार यहां तो Q था ना, हाँ यहां पे Q था, उसी को उठा करके यहां रखा है। ठीक है, अब इस चीज को अगर देखो यहां पे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं लिखता हूं 2QL इंटू, ठीक है 2R। लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है भाई, Q को यहां ले लो और 2QL लिख लो। ठीक है, और R को साइड में कर दो, तो ये 2R साइड में हो गया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, ये 2QL क्या P बन रहा है भाई, P बराबर अपन क्या पढ़े, अभी मैंने बताया था, P इज इक्वल टू 2 इंटू QL, Q इंटू 2L, ये समझाया। तो यानी कि 2QL, देखो ये 2QL है, अभी देखो यहाँ पे बताया था। चलो आओ, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना सेगमेंट बना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या R इज ग्रेटर 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 देन L? क्या ये फील कर पा रहे हो चीज को? अभी मैंने समझाया कि भाई नमक के टुकड़े की, नमक के बिल्कुल टुकड़े के अंदर जाकर के तुमने देखा है R कितना ज्यादा है भाई, R की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ नहीं पा रहे यार, तुम नमक को यहां रखना चाह रहे हो और यहां कहीं तुम पता करना चाह रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और नमक के अंदर उसका डाइपोल मूवमेंट है। समझ रहे हो, नमक के उसके अंदर जाकर के उसका डाइपोल मूवमेंट है, और वहां से तुम पता करना चाह रहे हो, तो ये दूरी बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर वाले से। समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो, कुछ समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? तो R भाई सीधी सी बात है, L से क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने की वजह से इतना ज्यादा हो जाएगा कि L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ रहे हो, L को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। अब भाई ये मान लो कि अगर ये मान लो 2 लाख है, ऐसे मानो तुम लोग, अगर R की वैल्यू 2 लाख मीटर है, ऐसे करके मान लो तुम, मैं समझाने की बता रहा हूं। अगर मान लो ये 2 लाख है और ये 2 रुपए है,
ठीक है, तो 2 लाख के रेस्पेक्ट में 2 कितना होगा, कुछ नहीं, 20 मान लो, कुछ नहीं, 200 भी मान लो, तो 2 लाख के रेस्पेक्ट में 200 की भी ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से इसको अपन क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स का फंडा है। अगर मैं यहां से L हटा दूंगा तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर, यहां पे 0 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर यानी कि 4, तो ये क्या हो जाएगा R की पावर 4। अब देखो यहां से एक R कटा और यहां एक घट जाएगा, यहां R क्यूब बचेगा, तो E भैया मेरे क्या आ जाएगा, इसको यहां से हटाते हैं, E क्या आ जाएगा, इस जगह पर आकर के देखो, E हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ठीक है। बीच में जब मैं तुमको समझाया था कि E इज इक्वल्स टू द E1 माइनस E2, अगर E1 E2 यानी कि ये दोनों सेम आ रहे होते, समझो बात को, अगर ये दो सेम आ रहे होते और कट जाते एक दूसरे से, समझे, तब हम कहते कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। यानी कि एक्सियल स्टेट में तुम कहीं भी चले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली नहीं है, वो कितनी होगी, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ये वैल्यू चाहे जो कुछ हो। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो घटती है एक्सियल स्टेट में, वो किस रेस्पेक्ट में घटती है, R क्यूब के रेस्पेक्ट में घटती है। किस रेस्पेक्ट में घटती है, R क्यूब के रेस्पेक्ट में घटती है। अगर हम बिंदु आवेश की बात करते हैं, पॉइंट चार्ज की, तो वो घटती थी किसके रेस्पेक्ट में, R स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, मतलब स्क्वायर बढ़ाओगे तो घटेगा, यहां क्यूब के रेस्पेक्ट में घटेगी। बात समझ पा रहे हो इस चीज को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में घटेगी। तो ये तुम्हारी एक्सियल की कहानी है। एक्सियल में तुम्हारा क्या आता है, यहां पे चाहो तो लिख सकते हो ए फॉर एक्सियल और E लिख लेंगे, E फॉर इक्वाटोरियल, ठीक है, A फॉर एक्सियल। ये एक्सियल स्टेट में इतना आता है, ठीक। इस चीज को नोट करो, फिर हम तुमको आगे बताते हैं। इस चीज को नोट करो, इसको नोट करो, ठीक, नोट कर, हटा दे रहा है, ठीक है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, देखो मैं फिर कह रहा हूं ना, फिजिक्स का पैटर्न बदल गया है, ठीक है। पहले फिजिक्स जो पूछी जाती थी यूपी बोर्ड में, वो लेवल की, मतलब भाई पढ़ लो चले जाओ आ जाएगा, समझ रहे बात को। विद्या वगैरह जो भी लास्ट टाइम आती हैं उनको पढ़ लो, उससे पेपर फंस जाता था अच्छा खासा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन जो आता है फिजिक्स का, उसमें सोचना पड़ता है, बुद्धि लगानी पड़ती, तब होता है। ऐसे नहीं होता कि आ गया कर लिया, ठीक है। केस सेकंड देखो, केस सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होना इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वाटोरियल पोजीशन, या फिर इसको ब्रॉड साइड बोलते हैं, ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है। कहानी वही, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। या फिर आप उसमें अनुदैर्ध्य बोला था, यहां पे ब्रॉड साइड का मतलब है अनुप्रस्थ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अनुप्रस्थ क्षेत्र पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होने वाली है, क्या मीनिंग है इसका, मैं समझाता हूं। इस जगह समझाते हैं और यहां से डेरिवेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो डायग्राम वही बना रहा करेगा। चलो अब ये है तुम्हारा नेगेटिव चार्ज और ये है तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इक्वाटोरियल का मीनिंग क्या है कि अब हमें इस किसी भी यहां पर निकालना है, ठीक है। यहां पर तुम चाहो तो यहां निकालो, चाहो तो यहां निकालो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां भी, इसमें कहीं भी निकालो यार तुम, यार यहाँ जहां मना है वहां निकालो, जितनी भी लाइनें डॉटेड वाली हैं जहां मर्जी वहां निकालो, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक। चलो अपन मानते हैं ये P पॉइंट मान लेते हैं, नीचे भी निकालो कोई दिक्कत नहीं, जो ऊपर बनेगा उसी की मिरर इमेज नीचे कर दो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, तो पहले तो एक यहां से ले लेते हैं अपना, एक यहां से ले लेते हैं, फालतू की चीज हटा दें, इसको हटा दिया। अब सुनो, इस पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, E1, ठीक है। फिर वही वाली बात, इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, कुछ इस प्रकार से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, E2, ठीक है। ये सब कैसे हुआ भाई, नेगेटिव है अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव है दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ये चीज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने समझाई कि नहीं समझाई है, ठीक है। चलो अब देखो, बस ठीक है भैया, E1 E2 निकल आया। अब
छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ये पूरी लेंथ कितनी है 2l, तो इतनी सी लेंथ कितनी होगी इसके मिड पॉइंट से l, और ये भी क्या होगी l। ठीक है, ये इसका क्या है मिड पॉइंट है। इतनी बात चमकी। चलो मैंने कहा कि भैया r दूरी पर पता करो, ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है ये r है। ठीक है, इस डिस्टेंस पर पता करते हैं। तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, यहां से यहां, ये l है, ये कितनी l है, ये r है, ये l है, ये r है, तो क्या ये अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ नहीं किया है। मुझे किसका चाहिए था, मुझे बेस स्क्वायर सॉरी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चाहिए था, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये देखो थीटा, ये थीटा, ये थीटा, अगर ये थीटा तो क्या ये भी थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा, समझे। इसी प्रकार से देखो ये तो समझ रहे हो ना, इसी प्रकार से देखो यहां का थीटा तो ये भी थीटा, समझ रहे हो, इसमें कोई दिक्कत। ये थीटा, ये थीटा, ये कंप्लीटली थीटा। ठीक है, इसको तो मैं इसे भी समझ सकता हूं। देखो ये कैसा तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये तुम्हारा, तो यहां भी 60 डिग्री कोण बनेगा, यहां भी 60 कोण बनेगा, और यहां भी 60 का कोण बनेगा। ये 60 है और ये पूरा 120 है, तो ये भी 60, ये भी 60। सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से भी तुम समझ सकते हो। खैर, अब बात करते हैं E1 E2 को सॉल्व कैसे करना है। E1 क्या होगा, E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। हाँ, और E क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सॉरी, डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसने इसको मार दिया तो सिर्फ नीचे क्या बचा, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, E2 कितना है, यहीं पर E2 भी निकाल लेता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसने इसको भी मार दिया। ध्यान से देखो बबुआ, ये और ये सेम है, समझो बात को, ये और ये कैसा है, सेम है, इसमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं। अगर यहां से मैं पॉजिटिव और नेगेटिव हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो देखो E1 भी और E2, E1 E2 कैसे हैं, एक तरीके से सेम ही तो हैं। ठीक, अब समझो, अब E1 E2 सॉल्व कैसे करना है। दो टाइप के मेथड है, या तो तोड़ के जोड़ो, पहले इनको तोड़ो फिर जोड़ो, या तो सीधे जोड़ दो, जो कि तुम्हारा पैरेललोग्राम का मेथड है। ठीक है, अपन तोड़ के जोड़ते हैं। देखो कैसे, इस चीज को यहां दिखाते हैं। देखो, एक E1 का वेक्टर ये बना हुआ है, एक E2 का वेक्टर ये बना हुआ है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। ये E1 है, ये E2 है। ठीक है, E1 को तोड़ोगे, देखो ऐसे करके दिखाते हैं, ये थीटा है। ठीक है, E1 को तोड़ोगे तो ये जो वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, क्या वो E1 cos थीटा होगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा, क्या वो E1 sin थीटा होगा। ठीक है, ये चीज तो जानते हो कि नहीं जानते हो। ऐसे ही ये अगर थीटा है तो इसको तोड़ोगे तो इसी डायरेक्शन में निकलेगा तुम्हारा E2 cos थीटा, जो कि इससे जुड़ जाएगा क्योंकि सेम वेक्टर बन गया। भाई E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों वेक्टर क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। अब यार यहां पे दिमाग ना लगाओ, क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। लेक्चर नंबर 5 जाकर के देखो, लेक्चर नंबर 4-5 में इसी पर चर्चा की खूब दबा के। मैंने कहा था कि ये चीजें आने वाली फिजिक्स में। E2 का क्या करोगे, E2 का जो इधर वेक्टर बनेगा E2 sin थीटा होगा। ठीक, कोई समस्या। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, हमको मतलब किससे है। देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर तो आपस में कट जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने बताया E1 E2 इक्वल हैं, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, घट जाएगा, घटने के बाद कट जाएगा। ये भी खत्म हो चुके हैं पहले से, क्योंकि इन्हीं को तोड़ के तुमने दो वेक्टर बनाए हैं, इसको तोड़ के तुमने दो वेक्टर बनाए। फाइनली कौन सा वेक्टर बचा, ये E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यानी कि यहां पर जो फाइनल वेक्टर बच रहा है वो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा बच रहा है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। यानी कि इन दो, अगर मैं कहता हूं E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू कैपिटल E, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 2E cos थीटा होगा कि नहीं होगा, ये चीज होगी कि नहीं होगी, 2E cos थीटा। अब हमको क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेना है। आओ, यहां पे मैं लिखता हूं E नेट इज इक्वल टू द 2E cos थीटा। ठीक है, E कितना होता है,
ये तो ऊपर तुमने लिख ही दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा कितना है, ठीक है, हमको थीटा पता करना है, कॉस थीटा कितना है। अच्छा अब समझो बात को, हमको ये थीटा पता करना, हालांकि ये 60 डिग्री का है। अब देखो यहां पे खेल समझने वाला है, यहां पे कुछ खेल समझने वाला है। क्या ये थीटा 60 डिग्री एंगल का है, ठीक भाई, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ये तुम कैसे मेजरमेंट करोगे कि ये 60 डिग्री का ही है? जरूरी है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल ही हो, ये जरूरी नहीं। देखो यहीं पर गड़बड़ होता है, जैसे बच्चे हमसे कभी कभी कहते हैं सर इसको पैरेललोग्राम से करो। इसको जब आप पैरेललोग्राम मेथड से करोगे तो क्या होगा कि ई जो नेट निकलेगा, ई नेट जो आएगा आपके द्वारा ई ही आएगा। मुद्दा समझो, अगर ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, समझ रहे हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, यहां भी 60, यहां भी 60, यहां भी 60। अगर ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तुम्हारी ई ही होगी। ई का मतलब क्या है, जो तुमने कैलकुलेट किया यानी यही तुम्हारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। समझ रहे बात को, वो यही आएगा। समझ नहीं पा रहे यार बात को, तुम करना, तुम इसको पैरेललोग्राम से सॉल्व करो, और पैरेललोग्राम से सॉल्व करोगे अगर इसको 60 मानते हो तो तुम्हारा यही ई नेट इज इक्वल टू ई ही आता है। लेकिन 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 भैया मेरे, मुझे ये बताओ कि अगर मान लो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और मुझे यहां कहीं निकालना, तो मैं यहां पर निकालता तो ये ऐसा बनता, ठीक है। तब क्या ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों 60 डिग्री ही होते? नहीं, इस वजह से हम यहां पर 60 डिग्री नहीं लेंगे, cos 60 नहीं लेंगे, ठीक है, समझ गए ना बात को। इस वजह से हम cos 60 नहीं लेंगे। अगर तुम यार यहां खुद देखो 2e cos थीटा बन रहा है, अगर तुम 60 लोगे, ठीक है, cos 60 लोगे, ठीक है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो cos 60 कितना होता है 1/2, यहां से 2 से 2 कटा, e तो बचा, e तो बचेगा, ठीक है। तो अपन उस फंडे को यूज नहीं करेंगे। खैर फिर बात करते हैं, यहां पर आते हैं, cos थीटा पता करते हैं। देखो थीटा कितना होगा, यहां से थीटा निकाल लो, ये l है, ये r है, और ये अंडर रूट, भाई ये भी तो उतना ही होगा, ये भी कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कितना है, अब हमको क्या निकालना, थीटा निकालना। तो हम क्या जानते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, समझे। तो आधार कितना है, एल है, और कर्ण कितना है हमारा, कहां गया, ये रहा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर अंडर रूट में। इसको उठा करके यहां पे रख दो, तो एल अपॉन अंडर रूट का आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/2 है, इसकी 1 है। भाई किसी के ऊपर अगर रूट लिखा होता तो 1/2 बोलते हैं, 1/2 प्लस 1 दैट्स द मीनिंग 3/2। 1/2 ये कितना है, 1/2 है, और ये कितना है, 1 है। तो इन दोनों को जोड़ोगे, गुणा में घाते जुड़ती हैं, जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सबको मिला लो तो ये 2ql हो जाएगा, और ये पूरा क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर की पावर 3/2। कोई शक नहीं, हम जानते हैं भैया 2ql हमारे लिए क्या होता है, p होता है। तो e इज इक्वल्स टू द, सुनो एक चीज और कर लेते हैं, यहां पे भी सेगमेंट यूज करोगे, r इज ग्रेटर देन l, कोई संकोच वाली बात नहीं, बिल्कुल फॉलो करेगा, ठीक है। अगर ये हम यहां पर लगाते हैं तो l फिर हट जाएगा, l हट जाएगा, और इस स्क्वायर से ये मर जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। l अगर 0 हो गया और ये 2 से ये 2 मर जाएगा, r क्यूब बचेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2ql को मैं p लिख सकता हूं बटे r क्यूब। चलो लिख दे रहा है यार, r स्क्वायर की पावर 3/2, इस 2 से ये मर जाएगा, r क्यूब बचेगा, r क्यूब। लो फाइनली तुम्हारा आ गया e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। अब समझो जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था, कहां गया कैप, ये रखा, ठीक है। अब समझो जो मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि ये जो सेगमेंट आया है ये किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल है, जरूरी नहीं है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल ही हो। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर तुम निकालोगे ना तब भी तुम्हारा घूम फिर के देखना उतनी वैल्यू को शो करा देगा, समझ रहे बात को। तो इसको इस हिसाब से लगाओ तो ज्यादा बेटर कहानी तुम्हारी बना देगा। खैर ठीक है, ये बात तुमको समझ में आई, क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है, सिंपल है। सिर्फ यहां पर मैंने मैथमेटिक्स लगाई अच्छी तरीके से, कोई खास काम नहीं किया। वेक्टर रेजोल्यूशन मैंने समझा रखा है लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में, वहां जाकर के उस चीज को बढ़िया तरीके से समझो। उसी चीज को मैंने यहां पर एप्लीकेबल किया, और उसके बाद यहां पे 2 वेक्टर बने, 2 वेक्टर को मैंने सॉल्व किया, पता किया कि ये वाला वेक्टर भी मर गया, ये भी मर गया, इन दोनों को मार करके 2 पैदा हुए थे। यहां पर फाइनल 2e cos थीटा बचता है,
उसको यहां लिख लिया। E क्या है 1/4πε0 Q/r² प्लस L², उसको यहां लिखा। cos थीटा मैंने यहां से निकाल लिया इस प्रकार से, उसको यहां लिखा और दैट्स द प्रूफ। फिर भी नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा, कोई खास बात नहीं इसमें। और एक बार दो बार फिर से लेक्चर देखो तो मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसको भी रफ करते हैं। दो केस पढ़ाए, देखो अगर E एक्सियल पर निकालते हैं तो हमारा आता है 1/4πε0 2p/r³, है कि नहीं। और इस जगह पर निकालते हो E इक्वाटोरियल पर तो तुम्हारा कितना आता है 1/4πε0 सिर्फ p/r³। अगर मैं बात करूं कि E एक्सियल बटे E इक्वाटोरियल, तो ये बटे ये ने ये को मार दिया, सिर्फ क्या बचेगा 2 बचेगा। तो मैं कह सकता हूं E एक्सियल इज इक्वल टू द 2 इंटू E इक्वाटोरियल। यानी कि क्या कि इक्वाटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे एक्सियल के प्रभाव से अगर देखे हैं, मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान सुनो, मैंने कहा यहां पर r दूरी पर एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी थी और एक इस r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी थी। देखो इस वाली जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई, ये भी मर गया, ये भी मर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इधर ही साइड तो है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां आई थी, जो ज्यादा था, और ज्यादा यानी कि इधर साइड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड E की तो ज्यादा थी, वो इस डायरेक्शन में थी। ठीक है, अब मैं समझाना ये चाहता हूं तुम लोगों को कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, इस जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है वो यहां पर निकाली हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 गुना होगी, समझे। लेकिन कब, छोटे वाले केस में। छोटे वाले का केस जब हम L और L को छोटा मानते हैं। लिख लो यहां पर, इसको हटाते हैं। ये तब होगा when electric dipole is very small। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जब विद्युत द्विध्रुव बहुत ही छोटा होगा तब तो ये सारे नियम पालन होते हैं, सब कुछ पालन होता है, कोई इसमें संकोच वाली बात नहीं है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा स्मॉल नहीं होता है, छोटा नहीं होगा, यानी कि हम ये वाले रूल नहीं कह सकते कि R इज ग्रेटर देन L, ये नहीं जब फॉलो होगा तब हमारा ऐसा कोई केस नहीं बन रहा होता है। तो ध्यान देना, जब तुम्हारा ये L बड़ा हो जाएगा, L बड़ा हो जाने का मतलब ये है कि जब तुम्हारा डाइपोल, तुम बड़े डाइपोल की चर्चा करोगे तो बड़े डाइपोल की चर्चा में आप इन चीजों को नहीं लोगे, समझे। फिर आपका क्या फार्मूला आएगा जब हमारा डाइपोल बड़ा हो जाएगा, तो ये जहां से तुम हटा दिए तो भैया वहां से ना हटाना। तुम पहले एक काम करो, इसको नोट कर लो, ये तुम्हारा है छोटे डाइपोल की कहानी को। ठीक है, इसका हम तुमको बड़े डाइपोल की कहानी भी दिखा देते हैं, उसमें भी कोई खास बात नहीं है। E एक्सियल पर 1/4πε0 2p तो रहेगा वहां पर, सॉरी ये भी नहीं रहेगा फिर, समझे। जब सॉल्व करते चले आते हो तो वो 1/4πε0 यहां क्या होता है 2ql इंटू 2r r² प्लस r² माइनस का L² का होल स्क्वायर। ये सेगमेंट बना था एक्सियल में। फिर तुम ये फार्मूला लगाओगे, यहां से फिर कटेगा नहीं और ये 2ql तुम्हारा क्या हो जाएगा, p बन जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2pr, ये फार्मूला काम करेगा, ठीक, एक्सियल के लिए। और E इक्वाटोरियल के तुम्हारा ये फार्मूला काम करेगा 1/4πε0। अब वहां पे तुमने यहाँ पे क्या काटा था, यहाँ पे तुम्हारा 2ql था तो वो सिंपल तरीके से p रहेगा, उसमें कोई सेगमेंट नहीं आएगा, हाँ p नहीं बनेगा, ये रहेगा तुम्हारा 2ql, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या था r² प्लस का L² की पावर 3/2, ठीक। अब इसको p लिख लो तो तुम्हारा ये सेगमेंट रहेगा, ठीक। ये कहानी कब के लिए है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट स्मॉल, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल
इज नॉट वेरी स्मॉल। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तब हम ये भी नहीं कह सकते कि भैया ई एक्सियल बटे ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2, तब ये भी फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत छोटी मोटी बातें, कोई खास बात नहीं इसमें, इन सभी चीज़ों को नोट कर लो। बाकी और छोटी मोटी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कहानी उसको भी हम समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक भैया, नोट कर लो।